है। अरे बाप रे बाप, सारा दिन इतनी मेहनत से लकड़ियां काटो और मिलता क्या है? बस चंद पैसे। अरे भगवान जी, अरे आखिर कब तक मेरे जीवन से ये गरीबी दूर होगी? कब हम भी औरों की तरह अच्छा और बेहतर जीवन बिता सकेंगे? कब? अरे रे रे रे। ये है मदन, जो पेशे से एक लकड़हारा है। मदन रोज इस विशाल घने जंगल में आकर लकड़ियां तोड़ता है। शाम का समय मदन अच्छी वाली लाल रंग की कई सारी लकड़ियां तोड़ लेता है। एक तो ये कारखाने के मालिक को भी पता नहीं क्यों ये लाल रंग की लकड़ियां ही चाहिए। अरे यहाँ इतनी सारी दूसरी लकड़ियां भी हैं। इन्हें लेने के बजाय कारखाने का मालिक हमेशा पता नहीं क्यों लाल लकड़ी। कहाँ कहूँ अब मैं लाल लकड़ी। मदन ने जो लकड़ियां तोड़ी थीं, वो अंदर से लाल रंग की लकड़ियां थीं। तभी मदन सारी लकड़ियां साइकिल पर रखता है और उन्हें लेकर दूर एक छोटे से गांव में आता है। चलो पहले इन लकड़ियों को कारखाने में बेच आता हूँ, फिर घर जाऊंगा। तभी मदन जगतराम नाम के एक आदमी के कारखाने में आता है, जहाँ कई सारी लकड़ियाँ थीं। तभी मदन अपने पास की सारी लकड़ियाँ जगतराम को दे देता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आज भी बढ़िया लकड़ियाँ लाया है तू मदन। ये ले, तेरी लकड़ियों के 200 रुपए ले। मालिक, एक बात पूछें? इस जंगल में इतनी सारी अलग अलग किस्म की लकड़ियां हैं, फिर भी आपको केवल ये लाल रंग की लकड़ी क्यों चाहिए? मतलब दूसरी लकड़ियां भी तो कितनी मजबूत होती हैं ना साहब। हाँ, वो इसलिए मदन, क्योंकि ये लाल लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। इन पर कीड़े भी नहीं लगते हैं और ये लंबे समय तक सड़ती भी नहीं है। और इनकी बनाई वस्तुएं काफी कीमती बिकती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। मतलब बहुत अच्छी है, कुल मिला के ये समझो। अच्छा, तो ये बात है। मदन रोज जगतराम को ही लकड़ियाँ लाकर बेचता। थोड़े समय बाद वो अपनी साइकिल लेकर इसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां मदन की पत्नी मानवी और बेटी कविता ये दोनों थे। मदन अपने इस परिवार के साथ अपने छोटे से घर में रहकर काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। मानवी, खाने की क्या व्यवस्था हुई? कुछ जुगाड़ है? अरे भाई, बहुत जोरों से भूख लगी है और फिर अब नींद भी बहुत आ रही है। हाँ जी, खाना बन चुका है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़े समय बाद तीनों चटनी रोटी खाने लगते हैं। गरीबी के कारण मदन और उसके परिवार वाले कभी अच्छा खाना भी नहीं खा पाते थे। सुनिए जी, हमारी बच्ची अब बड़ी होने को आई है। अब हमें इसका दाखिला किसी स्कूल में करवा देना होगा, वरना हमारी बच्ची अनपढ़ रह जाएगी। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ मानवी, पर स्कूल में दाखिला करवाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। ऊपर से फिर पढ़ाई में भी अलग खर्चा लगता है। और तुम तो जानती ही हो ना, इस समय मुझ पर कर्जा कितना ज्यादा है। और ऊपर से मेरी कमाई मुश्किल से महीने में 1-2 बार में दिन में 200 रुपया हो पाती है। अब ऐसे में हम कैसे अपनी बिटिया की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, बताओ? पता नहीं कब हमारी ये गरीबी दूर होगी। इस गरीबी के कारण हम अपनी बच्ची का भी जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं जी। इसे पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी है जी। अगर ये पढ़ लिख नहीं पाएगी तो इसकी भी हालत हमारी तरह ही गरीबी वाली हो जाएगी। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक ही है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। हमारी ये गरीबी दूर होती है या हम और गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं, भगवान जाने। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी कम होती थी कि उससे उसके परिवार का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जी आप होशियारी से जाना जंगल, पता है ना, उस जंगल में कई सारे खूंखार जानवर हैं। वहाँ जाने से हर कोई डरता है। हाँ हाँ मानवी, पता है मुझे भाई।
इसीलिए मैं जंगल की गहराई में कभी जाता ही नहीं हूँ। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मदन कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। पास का जो जंगल है वो काफी विशाल और घना जंगल है। इस जंगल में कई सारे अलग अलग किस्म के जानवर हैं। यहाँ आने से गांव का हर निवासी डरता है, पर मदन जो मजबूरी के कारण रोज इस जंगल में आता है और चुपचाप लकड़ियाँ तोड़कर घर चला जाता है। 3 दिन बाद सवेरे मानवी और कविता घर के आंगन में बैठे थे और मदन जंगल गया हुआ था। माँ, मुझे नए कपड़े दिला दीजिए ना। मेरे सारे कपड़े कितने पुराने हो चुके हैं। गांव के सभी बच्चे रोज रोज नए कपड़े पहनते हैं और एक मैं ही ऐसी हूँ जिसके पास नए कपड़े ही नहीं हैं। बिटिया, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना तो हम तुम्हारे लिए भी नए कपड़े लेकर आएंगे। इधर गांव में एक कीमती कार आकर रुकती है जिसमें से 2 शहरी निवासी बाहर निकलते हैं। इन शहरी निवासियों को देखकर गांव के निवासी दंग रह जाते हैं। अरे ये लोग कौन है? गांव के कुछ निवासी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी दोनों शहरी आदमी उनके पास आते हैं। इनका नाम हरीश और महेश है। सुनिए, क्या इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो पास के उस विशाल घने जंगल में आता जाता हो? नहीं साहब, उस जंगल में तो लोग दिन के समय में भी जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस जंगल में कई सारे अलग अलग किस्म के खूंखार जानवर हैं। कोई नहीं जाता साहब। हाँ, हमें पता है कोई नहीं जाता होगा, पर कोई तो ऐसा होगा जो उस जंगल में आता जाता होगा। कोई तो होगा। हाँ साहब, एक आदमी है जो रोज उस जंगल में आता है और जाता भी है। पर यह बताइए, आपको उस आदमी से काम क्या है? देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप बस ये बताइए कि वो आदमी है कौन, कहाँ रहता है वो? साहब, इस गांव का एक निवासी है मदन, जो पेशे से लकड़हारा है। वो रोज उस जंगल में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काट के ले आता है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये मदन, हाँ मदन, ये रहता कहाँ है? तभी सब दोनों को मदन के घर का पता बताते हैं। हरीश और महेश मदन के घर आते हैं, जहाँ घर के बाहर मानवी और कविता दोनों बैठे थे। बिटिया, ये लोग कौन हैं? एक्सक्यूज मी, क्या ये मदन लकड़हारे का घर यही है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पर आप लोग कौन हो? देखिए, हम लोग शहर से आए हैं और हमें मदन से मिलना है। कहाँ हैं आपके पतिदेव? वो तो इस समय जंगल गए हुए हैं, शाम को आएंगे। हाँ तो ठीक है, चलिए हम शाम को आ जाएंगे फिर। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माँ, वो कौन थे और वो बाबा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? पता नहीं बिटिया, मैंने तो उन्हें पहली बार देखा है। शाम का समय मदन घर आता है तो उसके घर हरीश और महेश आते हैं। नमस्ते जी साहब, बोलिए, आप लोग पूछ रहे थे हमारे बारे में। हाँ मदन, देखो मदन, हम लोग शहर से आए हैं। शहर में हमारा एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, जहाँ पे कई सारे अलग अलग किस्म के एनिमल्स और पक्षी रखे होते हैं। एनिमल समझते हो ना? जानवर, जंगली जानवर। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि तुम पास के जंगल से रोज हमारे लिए एक सुंदर पक्षी और जानवर पकड़कर ले आओ। इसके बदले में हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। ये सुनकर मदन दंग रह जाता है। क्या बात कर रहे हैं साहेब? नहीं, किसी बेजुबान जानवर को बंदी बनाना ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये तो गलत काम है। अच्छा, गलत काम है? सोच लो मदन, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। बहुत पैसे देंगे हम लोग तुम्हें। माफ करिएगा, आप लोग चाहते हैं कि मैं उस बेजुबान जानवर को लाकर आपको दे दूं और आप उनके साथ न जाने क्या क्या करेंगे। गजब बात करते हैं आप भी। अरे नहीं मदन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमें गलत समझ रहे हो। एक्चुअली दरअसल हम उन एनिमल्स को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उन्हें अपने म्यूजियम में रखेंगे और वहां हम उनकी परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। जैसा जीवन वो जंगल में रहकर बिता भी नहीं सकते हैं,
बढ़िया उनको बैठे बैठे खाना मिलेगा, सब कुछ होगा, कि वो बड़े मजे से रहते हैं। अरे पर साहब। तभी हरीश एक बैग मदन के सामने खोलता है तो उसमें कई सारे पैसे थे। इतने पैसे देखकर मदन और मानवी के होश उड़ जाते हैं। ये देखो पूरे 1 करोड़ रुपए हैं मदन, और एक एनिमल और एक पक्षी को बेहोश करके हमारे पास लाने के हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। अरे दादा रे दादा, इतना पैसा! इससे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है साहब, आप लोग अच्छे से रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जंगल से अच्छा जीवन आप लोग देंगे। ठीक है, हम ये काम करने को तैयार हूँ, कर दूंगा। हाँ। मदन हरीश से वो पैसों से भरा बैग ले लेता है। वेल, गुड 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 गुड। लेकिन हाँ मदन, एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हें उन एनिमल्स को जान से नहीं मारना है, बस उन्हें बेहोश करना है, क्योंकि वो एनिमल्स हमारे म्यूजियम में रहते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, तभी तो हमारी कमाई हो पाती है। ठीक है, ये लो, ये है बेहोशी वाली दवा। इससे वो एनिमल्स तुरंत ही लंबे समय तक के लिए बेहोश हो जाते हैं। ठीक है ना? हरीश और महेश पैसे और दवाई मदन को देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या किया आपने? आपने उन लोगों को इस काम के लिए हाँ क्यों कहा? ये काम बहुत ही खतरनाक है। सही बताऊं, जानता तो हूँ कि काम ये जोखिम भरा है मानवी, पर ये भी सोचो ना, इसमें पैसा कितना सारा है। इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम अपनी बिटिया का बेहतर भविष्य भी तो बना सकते हैं, ये भी तो सोचो। मदन मानवी को समझाता है, जिसके बाद मानवी भी मदन की बात मान लेती है। अगले दिन मदन नुकीली लकड़ियों पर बेहोशी वाली दवाई लगाकर जंगल में आता है। एक काम करता हूँ, पेड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही कोई जानवर आएगा उसे मैं इस लकड़ी की सहायता से बेहोश कर दूंगा। तभी मदन एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। थोड़े समय बाद नीचे जंगल में एक सुंदर सा हिरन आता है। तभी मदन उस हिरन को वो लकड़ी फेंककर मारता है तो वो हिरन बेहोश हो जाता है। अरे वाह 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 वाह! ये हिरन तो बेहोश हो गया। चलो जल्दी से इसे बोरी में डालकर घर ले जाता हूँ। फिर मदन उस हिरन को घर लेकर आता है। फिर मदन हरीश और महेश को फोन करके बुलाता है। थोड़े समय बाद हरीश और महेश मदन के घर आते हैं। आहा, क्या बात है मदन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये लो इस काम के 1 लाख रुपए, लो रखो इसको। दोनों मदन को पैसे देकर और उस हिरन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मदन गांव में एक बड़ा घर खरीद लेता है और जंगल में आकर सुंदर पक्षियों को पकड़ता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मदन रोज रोज जंगल से जानवर और पक्षियों को पकड़कर लाने लगा और उन्हें हरीश और महेश को देने लगा और दोनों उसे रोज 1 लाख रुपए देने लगे। अब गांव वाले भी मदन के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर दंग रह गए थे। अरे दादा रे दादा, ये क्या चक्कर है भैया? अचानक से ये मदन इतना गरीब मदन से इतना अमीर मदन कैसे हो गया? वही तो, कहीं इस मदन को धन तो नहीं मिल गया? गांव वाले मदन की अमीरी देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। अगले दिन शाम में हरीश और महेश मदन के घर आते हैं। मदन, देखो कल हमें एक हाथी चाहिए, तो तुम कल एक हाथी ले आना, ठीक है? अरे क्या बात करते हैं साहब, हाथी बहुत ही बड़ा होता है। मैं उसे बेहोश तो कर सकता हूँ, पर उसे उठाकर थोड़ी ना ला सकता हूँ। वो तो बहुत भारी होता है। हम और आप जैसे 100 जन मिल जाएं तो भी शायद ही उठा पाएं, नहीं उठा पाएंगे। पॉइंट है। ठीक है, तुम एक काम करो, जंगल में जहां भी हाथी को बेहोश करोगे हमें कॉल कर देना, हम अपनी गाड़ी लेकर वहां आ जाएंगे और उसमें लोड करके ले जाएंगे। अगले दिन मदन जंगल में आता है
अभी हाथी कहाँ मिलेगा? हाँ, हाथी तो जंगल की गहराई में रहते हैं। मुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ। तभी मदन आगे बढ़ता है तो सामने एक विशाल पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, ये पेड़ इतना जोर जोर से काहे हिल रहा है? शायद हवा के कारण हिल रहा होगा। हाँ। तभी मदन जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक उस पेड़ से आवाज आती है। रुक जाओ मदन। ये आवाज सुनकर मदन वहीं रुक जाता है और आसपास देखने लगता है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मदन चारों ओर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर उधर क्या देख रहे हो मदन? तुम्हारे सामने जो पेड़ है मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। आई, क्या बात? क्या तुम पेड़ होकर बात कैसे कर रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ मदन। तुम जंगल के बेजुबान जानवरों को उन शहरी लोगों के हवाले मत करो। वो लोग उन जानवरों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। जानवरों और पक्षियों का असली घर ये जंगल ही है। पर वो लोग उन जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, जंगल से अच्छा जीवन देते हैं उनको। देखो मदन, अगर तुमने ये कार्य बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे, मेरे साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा। अब है पैसा, अब जो होगा सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। हाँ। इतना कहकर मदन आगे चला जाता है। मदन, मेरी बात मान लो दोस्त, वरना तुम बहुत पछताओगे। इधर मदन जंगल में आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अरे रे 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 रे, आई 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 आई, अरे रे 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 रे, मेरी कमर, अरे 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 अरे, अरे 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 अरे। तभी मदन उठकर खड़ा होता है तो वो गड्ढा काफी गहरा था। अरे बाप रे बाप, ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। अब इससे बाहर कैसे निकलूं यहाँ से? मदन उस गड्ढे की दीवारों पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है पर वहाँ की मिट्टी काफी चिकनी थी। अरे रे, अरे, अरे, मैं तो ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ। कोई है? अरे कोई है क्या? कोई मुझे बचाओ! तभी वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अरे बाप रे बाप, ये तो शेर की आवाज है। अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से मार देगा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी मदन उस गड्ढे में खामोश बैठ जाता है। अब इसी तरह रात हो जाती है। मदन अब तक उसी गड्ढे में था। अरे बाप रे बाप, ये तो रात हो गई। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? वहाँ मानवी और कविता घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। ये क्या हो गया? कैसे निकलूं? इधर मानवी और कविता घर में थे। अब तक तेरे पिताजी आए क्यों नहीं? आज तो इन्हें आने में काफी समय हो गया। तभी वहाँ हरीश और महेश आते हैं। अरे बहन, ये मदन कहाँ रह गया? हम उसे कब से कॉल कर रहे हैं पर उसका नंबर बंद आ रहा है। कोई खबर है क्या? साहब, मेरे पति अब तक घर नहीं आए। मैं भी उनकी कब से राह देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद मदन का फोन आ जाए। दोनों वहीं बैठकर मदन की राह देखने लगे। अब इसी तरह रात का 1 बज गया पर मदन का अब तक कोई पता नहीं था। ओहो, मदन तो अभी तक आया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई जंगली जानवर ने उसे जान से न मार दिया हो। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। चलिए, अब मतलब ये है कि अब मदन तो रहा नहीं बहन। हमने आपको जो 1 करोड़ रुपए दिए थे वो पैसा अब आप हमें वापस कर दीजिए। हमें नहीं लगता कि अब मदन कभी वापस आ पाएगा। तभी हरीश और महेश वो 1 करोड़ रुपए लेकर अपने शहर चले गए। अगले दिन सवेरे मानवी और कविता घर के आंगन में बैठे रो रहे थे। तभी वहाँ मदन आया। अरे अरे अरे,
का हो गया मानवी? तुम रो काहे रही हो? मदन जी, आप जिंदा हो। हाँ हाँ, हमको का हो गया? हम तो जिंदा हैं, सही सलामत, देखो। तभी मानवी मदन को सारी बात बताती है। क्या क्या बात कर रही हो? वो लोग पैसे लेकर चले गए? तभी अचानक कविता को खून की उल्टी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अरे कविता, कविता, अरे बाप रे बाप! तभी दोनों कविता को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां कविता का चेकअप होने लगता है। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। मदन, तुम्हारी बेटी कविता को सो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली उसे उसे कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। क्या? कैंसर? हाँ, हमें तुरंत कविता का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 10 लाख रुपए खर्च आएगा। अब तुम जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था कर लो, ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें, ठीक है? ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? मानवी, घर में 10 लाख रुपए तो है ना? नहीं जी, बस 6 लाख रुपए ही है। हम अपना घर बेच देते हैं, उसे बेचकर हमें बाकी के पैसे मिल जाएंगे ना। तभी मदन अपना वो बड़ा घर बेच देता है और अपने पास के सारे पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा देता है। कुछ महीनों बाद कविता ठीक हो जाती है। एक शाम मदन, मानवी और कविता तीनों अपने पुराने छोटे घर में बैठे थे। जहाँ हम थे वहीं हम वापस आए गए। उस जादुई पेड़ ने सही कहा था मानवी, कि अगर मैं बेजुबान जानवरों को बेचने का काम बंद नहीं करूंगा तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और देखो, हम सच में बर्बाद हो गए, बर्बाद। आज से आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अब आप मेहनत से पैसा कमाइए, क्योंकि मेहनत में ही राहत है जी। उसके बाद मदन गांव के कारखाने में मजदूरी करने लगा और हर रोज मेहनत करके पैसा कमाता और गरीबी में ही सही पर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।